हेलो फ्रेंड्स, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग जो कि जैबी का हमारा दूसरा पेपर है, उसी के चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 3 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले के पार्ट 2 में हमने यहाँ तक स्टाफ हायरिंग एंड ट्रेनिंग ये यहाँ पे कंप्लीट किया था। पार्ट 3 में इसके आगे के टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक है पार्ट 3 का, ऑब्लिगेशन अंडर इंटरनेशनल एग्रीमेंट। तो इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट किया है हमारे कंट्री ने बैंकों के लिए कि उनकी क्या ऑब्लिगेशंस बनती है, तो वो क्या क्या ऑब्लिगेशंस उसके बारे में बात करेंगे। तो बैंक आर नॉट परमिटेड टू ओपन और मेंटेन अकाउंट्स ऑफ इंडिविजुअल एंटिटीज दैट अपीयर इन फॉलोइंग टू लिस्ट। तो दो लिस्टें हैं, उस लिस्ट में अगर किसी इंडिविजुअल या एंटिटी का नाम आ रहा है तो बैंकों को ना तो उसका कोई अकाउंट ओपन करना है और ना ही कोई भी एक्टिविटी उसके साथ करनी है। ठीक है, तो कौन सी दो लिस्ट उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये दो लिस्ट किसके बारे में है? ये लिस्ट है ऑफ इंडिविजुअल एंटिटीज सस्पेक्टेड टू हैव टेररिस्ट लिंक। तो ये उन लोगों की लिस्ट है या उस इंडिविजुअल की या उस एंटिटी की लिस्ट है जिसके ऊपर शक है कि वो टेररिस्ट लिंक से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सर्कुलेटेड एंड periodically अपडेटेड। तो ये जो लिस्ट है सर्कुलेट की जाती है और टाइम टू टाइम अपडेट की जाती है, किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी। तो यूएनएससी के द्वारा दो लिस्ट जारी की जाती है। इन दो लिस्ट में क्या बात की गई है? इसमें उन लोगों के या उन एंटिटीज के नाम है जिनके टेररिस्ट लिंक होते हैं, तो वो लिस्ट जारी की जाती है यूएनएससी के द्वारा और टाइम टू टाइम अपडेट की जाती है। अपडेशन जरूरी है, कोई नए लोग जुड़ गए या पुराने लोग हट गए हैं, तो फिर इसलिए ये लिस्ट जो है टाइम टू टाइम अपडेट होकर आती रहती है। तो ये दो लिस्ट कौन कौन सी है उनके बारे में बात करते हैं। क्यों जरूरी है लिस्ट? इसलिए जरूरी है क्योंकि बैंक अगर कोई भी लोन या कोई भी एक्टिविटीज कर रहा है तो इन दो लिस्ट में वो कस्टमर का नाम नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी एंटिटीज जिसके साथ डील कर रहा है या कोई इंडिविजुअल जिसके साथ बैंक कोई अकाउंट मेंटेन या कोई भी डील कर रहा है, तो इन दो लिस्ट में उनका नाम नहीं होना चाहिए। तो पहली लिस्ट है आपकी ये ISIL या अलकायदा सैंक्शन लिस्ट, ये पहला है। तो इसमें उन लोगों के नाम होते हैं विच इंक्लूड द नेम ऑफ इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज एसोसिएटेड विद अलकायदा। तो जो लोग अलकायदा से जुड़े हैं ये इसमें उन लोगों के नाम होते हैं। दूसरा आता है 1988 सैंक्शन लिस्ट। तो इसमें कौन से इंडिविजुअल होते हैं? तो इसमें वो इंडिविजुअल होंगे जो कि इंडिविजुअल या एंटिटीज वो होंगे। इंडिविजुअल को सेक्शन ए बोला गया है और एंटिटीज को सेक्शन बी बोला गया है। तो जो तालिबान से जुड़े हुए, तो दो लिस्ट है, एक तो जो अलकायदा से जुड़े हैं तो वो पहली लिस्ट में आ जाएगा, और जो तालिबान से जुड़े हुए लोग हैं सेक्शन लिस्ट 1988, तो वो तालिबान से जुड़े हुए लोगों की लिस्ट आ जाएगी। तो इन दो लिस्ट में जुड़े हुए लोगों के जो नाम है या एंटिटीज, अगर कोई भी पर्सन मतलब ये दो लिस्ट है यूएनएससी जारी करती है और जो बैंक है वो चेक करता है, अगर कोई भी पर्सन या इंडिविजुअल का नाम मैच कर गया इस लिस्ट से तो वो जो है उनके साथ कोई बिजनेस एक्टिविटी डील नहीं करेगा। फिर इसमें बोला है फॉलोइंग मेजर्स आर टू बी टेकन इफ एनी मैच इज फाउंड विद एनी ऑफ लिस्टेड इंडिविजुअल। तो कोई मैच अगर किसी बैंक को मिल जाता है तो उसको क्या करना चाहिए? पहला, टू एडवाइस FIU-IND, तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है IND इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो उसको एडवाइस करना है डिटेल्स ऑफ सच अकाउंट एज पर UAPA नोटिफिकेशंस। तो 2 फरवरी 2021 में लेटेस्ट नोटिफिकेशन की बात की गई, तो उसके रिगार्डिंग जो है इन्फॉर्मेशन देनी है, एडवाइस करना है। दूसरा, टू फॉलो द प्रोसीजर ऑफ फ्रीजिंग ऑफ असेट्स ऑफ सच इंडिविजुअल्स। तो प्रोसीजर फॉलो करना है कि उसके जो असेट्स है या इन इंडिविजुअल या एंटिटीज के, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसके मतलब ऑर्डर के बाद जो है उनके असेट्स को फ्रीज करना है। और जैसा कि नोटिफिकेशन में इस नोटिफिकेशन की बात की यूएपीए, तो उसमें जो बोला गया तो वो सभी उसके हिसाब से जो उसके असेट्स को फ्रीज करना है। फिर एनी अदर रेजोल्यूशंस ऑफ यूएनएससी आर सर्कुलेटेड बाय आरबीआई। सो कोई भी और यूएनएससी की जो रिपोर्ट है, जो कि रेजोल्यूशन रिपोर्ट है जो कि आरबीआई सर्कुलेट करती है, तो उसका भी बैंकों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये चीज यहाँ पे बोला गया। तो ऑब्लिगेशन अंडर इंटरनेशनल एग्रीमेंट, ठीक है, ये यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट हो गया। फिर चलिए इसके ऊपर थोड़ा सा देखते हैं था क्या। इसमें बोला है कि बैंकों को परमिशन नहीं है, दो लिस्ट में जो इंडिविजुअल एंटिटी का नाम आएगा तो उसके साथ कोई अकाउंट ओपन करना, कोई डील करना बैंकों को अलाउ नहीं है, नॉट परमिटेड। तो कौन सी दो लिस्ट है? ये लिस्ट कौन जारी करता है? ये यूएनएससी जारी करती है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और ये उसको जारी भी करती है और टाइम टू टाइम उसको अपडेट भी करती रहती है। तो ये दो लिस्ट है, पहला आपका आ जाएगा अलकायदा सैंक्शन लिस्ट जिसमें जो लोग अलकायदा से जुड़े उनके नाम होते हैं। दूसरा आ जाएगा तालिबान से जुड़े हुए लोग जिसको 1988 सैंक्शन लिस्ट बोलते हैं। तो बोला है कि जो मेजर्स हैं, अगर ऐसे नाम मान लीजिए किसका मैच कर गया किसी कस्टमर का, तो उसके इसमें क्या करना चाहिए? तो उसमें बोला है कि जो FIU इंडिया और जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उनको हमें इन्फॉर्मेशन देनी है। ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठना है, ऐसा नहीं करना, हमें इन्फॉर्मेशन देनी है। और दूसरा क्या है कि इनके असेट्स को फ्रीज करना, ये सभी चीजें प्रोसेस की जाएंगी जो भी होम मिनिस्ट्री के ऑफिस के ऑर्डर के बाद इसमें रहेगा। ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका FATF, फाइनेंस जस्ट आइडेंटिफाइड जुरिडिक्शंस। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात की गई है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में हमने पार्ट 1 में पढ़ा था ना कि ये रिकमेंडेशंस देती है ऑल ओवर द कंट्री की कैसे ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिज्म फाइनेंस को रोका जाए, उसके रिगार्डिंग गाइडलाइंस ये सब चीजें देने का काम करती है। तो FATF इशू स्टेटमेंट ऑफ कंट्रीज। तो उस कंट्रीज की स्टेटमेंट बताती है दैट डू नॉट और इनसफिशिएंटली अप्लाई द FATF रिकमेंडेशन। तो जिन कंट्रीज ने पूरी तरह से या बिल्कुल भी FATF की रिकमेंडेशन को नहीं माना तो उनकी लिस्ट ये जारी करती है, स्टेटमेंट बताती है और उसमें उस कंट्रीज के नाम होते हैं ABC। ये उन कंट्रीज के नाम है जिन्होंने FATF की रिकमेंडेशन को नहीं माना या पूरा नहीं माना। ठीक है, वंस इन एवरी 4 में, तो हर 4 महीने में ये अपनी लिस्ट जारी करती है। कौन? FATF।
बैंक शुड टेक इनटू अकाउंट रिस्क अराइज फ्रॉम द डेफिशिएंसीज एएमएल सीएफटी रिजाइम्स ऑफ जनरेशन इंक्लूडिंग। तो बैंक जो है उसको इस बात का ध्यान रखना है कि एफएटीएफ ने जो स्टेटमेंट में जारी किया है तो कोई जो है कस्टमर का नाम उस पर तो नहीं आ रहा। तो फॉलोइंग मेजर्स नीड टू बी टेकन। तो बैंकों को क्या क्या मेजर्स इसमें लेने चाहिए। पहला, स्पेशल अटेंशन शुड बी गिवन टू बिजनेस रिलेशनशिप एंड ट्रांजेक्शंस विद पर्संस फ्रॉम और इन दिस कंट्रीज। तो कोई भी पर्सन जो है इन कंट्रीज के साथ होगा। कौन सी कंट्रीज? जिन कंट्रीज की बात जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने बोला कि जिसकी वो स्टेटमेंट जारी करती है। तो उस तरह की कंट्रीज के अगर कोई इंडिविजुअल है, कोई भी इंडिविजुअल लीगल पर्सन या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, उनके साथ कोई डील कर रहा है तो स्पेशल अटेंशन उस पर, मतलब ज़्यादा अच्छे से उसमें ध्यान रखना है आपको। हाउएवर बैंक आर नॉट प्रोहिबिटेड फ्रॉम हैविंग लेजिटिमेट ट्रेड एंड बिजनेस विद दिस कंट्रीज। तो ऐसा नहीं है कि कंट्रीज की लिस्ट जारी हुई है, उन कंट्रीज जिन्होंने एफएटीएफ को नहीं माना, तो ऐसा नहीं है कि बैंक उसके साथ कोई डील नहीं करेगा। डील और ट्रांजेक्शंस के लिए मना नहीं है, देखा ना, बैंक आर नॉट प्रोहिबिटेड तो मना नहीं है, लेकिन उसमें स्पेशल आपको अटेंशन रखना पड़ेगा, अच्छे से आपको थोड़ा सा ज़्यादा इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। बट मना नहीं है कि बिल्कुल ही बिजनेस नहीं कर सकते या कुछ भी और ट्रेड नहीं कर सकते, तो मना इसमें नहीं है, पर थोड़ा स्पेशल अटेंशन, थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, द बैकग्राउंड एंड पर्पस ऑफ ट्रांजेक्शंस विद पर्संस, चाहे लीगल पर्सन बोल लीजिए या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम दिस कंट्री शुड बी एक्सप्लेन। तो कोई भी ट्रांजेक्शंस हो रहा है इस कंट्रीज के लोगों के साथ, चाहे एंटिटीज बोल लीजिए या इस कंट्रीज के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ, तो कोई भी ट्रांजेक्शंस हो रहा है तो उसका बैकग्राउंड और पर्पस आपको समझना है, क्या पर्पस है और उसके पर्पस को आपको एग्जामिन समझना है और प्रॉपर रिटर्न में उसको रखना है सभी डॉक्यूमेंट्स को, और शुड बी रिटेन। और अगर मान लीजिए आरबीआई या कोई भी रिलेवेंट अथॉरिटीज उसके बारे में डिटेल्स मांगती है रिक्वेस्ट करने पे, तो आपको डिटेल उनको देनी चाहिए, देनी पड़ेगी। तो ये दो चीज़ों की इसमें बात की गई है। तो कौन सी दो चीज़ों की बात इस पैराग्राफ में हमने देखी? इसमें हमने समझा कि जो एफएटीएफ जो है वो कुछ एक अपना स्टेटमेंट जारी करती है और उसमें बताती है कि कौन सी कंट्री जिन्होंने एफएटीएफ के रिकमेंडेशन को नहीं माना। फिर बैंकों को और ये जो लिस्ट है हर 4 महीने में वो जारी करती है। फिर बोला कि बैंकों को जो है थोड़ा रिस्क ज़्यादा है, ये जो कंट्रीज है जो डेफिशिएंसी है थोड़ा सा रिस्क है, तो इसमें बैंकों को क्या क्या मेजर्स करने चाहिए। पहला, बैंकों को इस कंट्रीज के जो लोग हैं या इस कंट्रीज के जो लोग बोल लीजिए, मतलब लीगल पर्सन या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उनसे कोई डील या ट्रांजेक्शन कर रहा है तो स्पेशल अटेंशन, थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और मना नहीं है, मतलब ऐसा कोई रोक टोक नहीं है कि इसके साथ आपको डील या ट्रेड नहीं कर सकते, तो उसके लिए मना नहीं है, पर आपको स्पेशल अटेंशन इसमें रखना पड़ेगा। दूसरा, कोई भी ये ट्रांजेक्शन कर रहे हैं आपके साथ, आपके बैंक के साथ, तो आपको इस कंट्रीज के चाहे लीगल पर्सन या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उसका बैकग्राउंड और पर्पस जो है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रिटर्न फॉर्म में रखना है। अगर आरबीआई या कोई और रिलेवेंट अथॉरिटीज आपसे वो डेटा मांग रही है तो आपको उनको देना पड़ेगा। नेक्स्ट हेडिंग आता है आपका कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग। तो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग क्या है? Correspondent banking can be defined in general terms as arrangement under which one bank, correspondent bank, hold deposit owned by other bank respondent and provide payment and other services to those respondent bank। तो correspondent banking आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए correspondent बैंक किसी दूसरे बैंक के बिहाफ पे क्या करता है, उसका एजेंट का काम करता है। ठीक है, एजेंट का काम करता है, बदले में वो अपनी सर्विसेज चार्ज करता है। और करस्पॉन्डेंट बैंकिंग का कंसेप्ट बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए इंडिया में कोई बैंक है और उसकी ब्रांच सिर्फ इंडिया में ही है, और फिर जो है उसका एक कस्टमर यूएसए में मान लीजिए, उसको कोई बैंकिंग सर्विसेज चाहिए। तो वो जो इंडिया का बैंक है वो यूएसए के किसी बैंक से, मान लीजिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, तो इंडिया को बैंक यूएसए का स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से बोल सकता है कि तुम मेरे बिहाफ पे मेरे इस कस्टमर को ये सर्विसेज दो और बदले में कुछ कमीशन चार्ज करेगा। तो जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो कि इंडिया के बैंक का एजेंट बन के काम कर रहा है उस कस्टमर के लिए, तो ये जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है वो इंडिया के बैंक के लिए हो जाएगा कोरस्पॉन्डेंट बैंक। तो ठीक है, तो कोरस्पॉन्डेंट बैंक मतलब अपना एजेंट के तौर पे कोई दूसरा बैंक अगर आपके एजेंट के तौर पे काम करे, मतलब आप बन के नहीं, मतलब आपकी जगह आपके एजेंट का काम करे और आपके कस्टमर को सर्विसेज दे, तो उसको बोला जाता है कोरस्पॉन्डेंट बैंकिंग। ठीक है, तो ये वही अरेंजमेंट है जिसमें एक पर्सन दूसरे बैंक के बिहाफ पे, मान लीजिए जिसको कुछ डिपॉजिट करा रहा है इस बैंक में, तो वो वहां पे भी डिपॉजिट करा सकता है, फिर यहाँ से पैसा इधर भेज देगा। तो उसके बिहाफ पे, उसके एजेंट के बिहाफ पे उसको सर्विसेज देता है। और कोरस्पॉन्डेंट बैंकिंग इज द लाइफ लाइन ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो ग्लोबल लेवल पे जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है उसके लिए जो है कोरस्पॉन्डेंट बैंकिंग बैंकिंग जो है बहुत जरूरी है। तो इसलिए जो इंटरनेशनल ट्रेड, ट्रैवल और टूरिज्म को बढ़ावा मिला है, तो कोरस्पॉन्डेंट बैंकिंग का इसमें बहुत बड़ा रोल है। एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो इनहेरेंट इन द एक्टिविटी एंड नेचर। तो इसके साथ इसमें फायदा भी है कि ओवरऑल वर्ल्ड, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड पे ट्रैवल, टूरिज्म, ट्रेड को बढ़ावा मिला, बट साथ साथ इसका ये भी है कि जो क्रिमिनल है अपनी मनी लॉन्ड्रिंग या गलत एक्टिविटीज के लिए जो है इस अकाउंट को इस्तेमाल कर सकते हैं, इस सर्विसेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसीलिए अलग अलग लेवल या अलग अलग सीएमएल एएफटी का जो रिजाइम है अलग अलग कंट्रीज में, तो इसलिए जो बैंक है उसको मनी लॉन्ड्रिंग या जो रिस्क है एक दूसरे के साथ हो सकता है। बैंक आर देयरफॉर रिक्वायर्ड टू फॉलो सर्टेन नॉर्म्स। तो जब भी बैंक कॉरेस्पॉन्डिंग रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा है तो उनको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला,
बैंक शुड हैव अ पॉलिसी फॉर एस्टैब्लिशिंग कॉरेस्पॉन्डेंट रिलेशनशिप। तो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग की वो सर्विसेज ले रहा है तो उसके लिए प्रॉपर बैंकों की पॉलिसी होनी चाहिए। दूसरा, द पॉलिसी शुड स्पेल आउट द कंडीशन फॉर। तो कौन सी कंडीशंस पे आप ये कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग की सर्विसेज ले रहे हो, उस कंडीशन के बारे में बात होनी चाहिए आपकी पॉलिसी में। तीसरा, ड्यू डिलिजेंस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग शुड इंक्लूड इन्फॉर्मेशन ऑन नेचर ऑफ बिजनेस। तो प्रॉपर आपको ड्यू डिलिजेंस करना है उस कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक का, उसमें देखना है कि किस तरीके का वो बैंक है, किस तरीके का मैनेजमेंट है, क्या क्या वो बिजनेस एक्टिविटीज करता है, और कौन कौन सा कैसा उसका लेवल है, वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या फाइनेंशियल टेररिज्म को रोकने के लिए क्या क्या उसके कंप्लाइंसेस पूरे करता है, पर्पस क्या है अकाउंट ओपन करने का, और आइडेंटिटी ऑफ एनी थर्ड पार्टी दैट विल यूज द कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग। तो कोई अगर थर्ड पार्टी कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग की सर्विसेज ले रहा है तो उसकी क्या आइडेंटिटी है, या और भी कोई सुपरवाइजर फ्रेमवर्क, तो वो सभी चीजें उसमें चेक करनी पड़ेगी। तीसरा आ जाएगा, चौथा आ जाएगा, नो कॉरेस्पॉन्डेंट रिलेशनशिप शुड बी एस्टैब्लिश विद द शेल बैंक। तो शेल बैंक क्या होता है, जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ पेपर में होता है, रियलिटी में कुछ नहीं है, तो उसको बोला जाता है शेल बैंक। ठीक है, तो कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग की सर्विसेज नहीं रखनी किसी शेल बैंक के साथ, और इस बात को भी इंश्योर करना है कि जो रिस्पॉन्डेंट बैंक है वो किसी भी शेल बैंक का अकाउंट जो है अलाउ ना करे अपने पास। ठीक है, शेल बैंक का ना तो अकाउंट खोला है, ना ही उनको कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग की कोई सर्विसेज देनी है। लास्ट आता है कि बैंक शैल बी कॉशियस विद कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग लोकेटेड इन जेल। तो कुछ जो है कंट्रीज ऐसी है जो कि डेफिशिएंसीज, जिनकी स्ट्रेटेजीज में थोड़ी डेफिशिएंसीज है, या जो सफिशिएंट प्रोग्रेस नहीं बना रही एफएटीएफ के रिकमेंडेशन के हिसाब से, तो उस तरह की कंट्रीज में जो आप कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, तो वहां पे आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सारे पॉइंट हो गए हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग को लेके। सो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग के बारे में हमने पढ़ा कि कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग क्या है, कि दूसरे के बिहाफ पे जो सर्विसेज देता है, और ग्लोबल फाइनेंशियल लेवल के हिसाब से जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, ये सर्विसेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक किसको बोलेगा, जो दूसरे बैंक के बिहाफ पे जो है सर्विसेज दे रहा है, तो वो दूसरा बैंक होगा रिस्पॉन्डेंट। और ये जैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेशनल ट्रेड, ट्रैवल और टूरिज्म के लिए बहुत जरूरी है, बट साथ साथ ही क्रिमिनल एक्टिविटीज को भी बढ़ावा देता है। इसीलिए जो बैंकों को स्पेशल कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा जब वो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग की सर्विसेज में डील करें। पहला, बैंकों को इसके रिगार्डिंग एक पॉलिसी बनानी होगी। दूसरा, जो पॉलिसी है उसमें बताना होगा कि किस तरह की कंडीशंस आपकी पॉलिसीज को लेके है। तीसरा है ड्यू डिलिजेंस आपको करना है, जिसको भी आप कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग की सर्विसेज दे रहे हैं तो उसका प्रॉपर आपको ड्यू डिलिजेंस करना है, क्या पर्पस है, किस तरह की एक्टिविटी कर रहा है, ये सारी चीजें। चौथा बोला है कि जो शेल बैंक है उसके साथ कोई कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग नहीं देनी, और रिस्पोंडेंट बैंक को भी चाहिए कि वो कोई शेल बैंक का खाता आता ना खोले। शेल बैंक मतलब रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ पेपर्स में। लास्ट आता है कि जो बैंक है उसको कुछ जैसे कुछ ऐसे जुरिडिक्शंस, कुछ ऐसे एरियाज है जो कि जिनकी स्ट्रेटेजीज जो है एफएटीएफ को लेकर उसमें डेफिशिएंसी है, कि उन्होंने प्रोग्रेस नहीं की, तो ऐसे कंट्रीज में, ऐसे जुरिडिक्शन में जो आप सुविधा दे रहे हैं, तो उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हेडिंग आता है रिपोर्टिंग अंडर FATCA, फटका और CRS। तो उसके अंदर बैंकों को क्या रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, ये थोड़ा पूछ सकते हैं। तो FATCA का फुल फॉर्म है फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट। फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट, तो ये है क्या एग्जैक्टली, ये एक टैक्स इन्फॉर्मेशन रिपोर्टिंग रिजाइम है। तो टैक्स इन्फॉर्मेशन मतलब क्या हुआ, विच रिक्वायर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू आइडेंटिफाई their US accounts through enhanced due diligence review and report them periodically to the US। तो मतलब US का कोई कस्टमर है, मान लीजिए वो इंडिया में आके खाता खुलवा रहा है, यूएस में उसका मान लीजिए वो इंडिया में आकर कोई खाता खुलवा रहा है गलत तरह से, और उसकी जो टैक्स लाइबिलिटी वो कहाँ बनती है, यूएस में बनती है। ठीक है, तो यूएस से छुप के वो खाता जो है इंडिया में खुलवा रहा है ताकि वो टैक्स से बच पाए। तो इसी के रिगार्डिंग जो है एफएटीसी में रिपोर्टिंग की जाती है। जब आप अकाउंट खोलते हो तो वहाँ पे फटका का ऐसा ऑप्शन आता है, तो इसीलिए होता है कि पता कर सके कि ये वो पर्सन तो नहीं जो अमेरिका से या यूएसए से जो टैक्स से छूट के, मतलब वहां से टैक्स एविजन करके यहाँ पे आया हो खाता खुलवाने, उस पैसे को यहाँ पे छुपा के रखने के लिए। ठीक है, इस तरीके का कुछ पर्पस होता है। तो फटका में जो है टैक्स इन्फॉर्मेशन बताई जाती है। तो इंडिया के जो बैंक है वो इन्फॉर्मेशन बताते हैं यूएस को कि हाँ ये ऐसा सिटीजन है, तो वो रिपोर्टिंग की जाती है एफएटीसीए के तहत। तो इसमें वही बोला है कि इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को क्या आइडेंटिफाई करना होता है कि जो यूएसए अकाउंट्स है, थ्रू इनहांस ड्यू डिलिजेंस रिव्यू एंड रिपोर्ट देम पीरियडिकली टू यूएस इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज। तो यूएस का इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज क्या है, वो उनका आईटी डिपार्टमेंट होता है, उनको इन्फॉर्मेशन देना, या कोई भी और इन केस ऑफ इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट टू अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अथॉरिटी, कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज के एग्रीमेंट के द्वारा ऐसा किया जाता है। द पर्पस ऑफ फटका इज टू प्रिवेंट यूएस पर्सन। तो अब इसका पर्पस ये बता दें कि फटका का क्या पर्पस है। इसका पर्पस है कि जो यूएस पर्सन है फ्रॉम यूजिंग बैंक अकाउंट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आउटसाइड द यूएसए। तो जो यूएस के लोग हैं वो यूएसए से बाहर जाके कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं टू पार्क देयर वेल्थ आउटसाइड यूएस एंड कंसिक्वेंटली अवॉइड यूएस टैक्सेशन ऑन इनकम जनरेट। तो यूएस से उन्होंने इनकम जनरेट की और बाहर जाके वो खाता खोल रहे और वहां पे उस वेल्थ को जमा करना चाह रहे हैं, तो उस पर्पस को रोकने के लिए जो है फटका में रिपोर्टिंग हमें करनी होती है। ठीक है, तो ये वही हो गया कि
इन्फॉर्मेशन भेजना यूएस के रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कि ये पर्सन है आपकी कंट्री का और यहाँ पे खाता खुल रहा है और यहाँ पे पैसा डिपॉजिट करने का इसका पर्पस है, तो वो रिपोर्टिंग की जाती है। और फटका में इसका फुल फॉर्म है फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट। तो इसका पर्पस आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है, क्यों उसको रखा गया। तो उसका वही पर्पस है कि यूएस पर्सन को प्रिवेंट करना, रोकना कि कहीं और जाके किसी और बैंक में जाके आउटसाइड द यूएस, यूएस से बाहर कहीं और जाके वो अपना खाता ना खोले, ताकि वो अपने यूएस से जनरेट की हुई इनकम को वहाँ पे पार्क ना कर सके। फिर इसके बाद क्या बोला है कि ये तो है ही, साथ साथ हमारा कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड भी आता है जिसको सीआरएस बोलते हैं। तो ये ओईसीडी काउंसलिंग के द्वारा जो G20 की रिक्वेस्ट है उसमें बोला गया, ये भी इनकम टैक्स रूल की बात करता है। तो इसमें क्या है कि अदर देन यूएस, तो उसके अलावा कोई और कंट्री का कोई पर्सन अगर यही वाली एक्टिविटी करना चाह रहा हो तो वो सीआरएस में हमें रिपोर्ट करना होता है, कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो अदर देन यूएसए के कोई और जो है वो सब इसमें आ जाएंगे। और इसमें भी जो इनकम टैक्स रूल्स है 114F, 114G, 114H, तो उन सब की बात की गई है। और बोला है कि जो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनको डिक्लेयर करना है इफ दे आर रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन टर्म्स ऑफ दिस रूल। तो इन रूल्स के हिसाब से कोई और पर्सन है अदर देन यूएसए सिटीजन, तो वो रिपोर्टिंग उसके टैक्स के रिगार्डिंग रिपोर्टिंग सीआरएस में करनी है। दीज रूल्स रिक्वायर बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू सबमिट। तो ये जो रूल्स है इसमें बोला गया है कि जो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनको जो रिपोर्ट है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी है इन रिस्पेक्ट ऑफ अकाउंट ऑफ सच कस्टमर हु आर टैक्सेबल इन यूएसए। मतलब वो लोग जो कि यूएसए में टैक्सेबल है, तो ये फटका के लिए आ जाएगा। और एनी अदर फॉरेन कंट्री, मतलब यूएसए के अलावा कोई दूसरी कंट्री, तो उसका कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड में आ जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन जो बैंक है वो देगा, किसको देगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देगा। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फिर कहाँ पे, वहाँ का जो यूएसए का जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वहाँ पे इन्फॉर्मेशन भेजेगा। या अदर देन यूएसए कोई भी फॉरेन कंट्री है तो उस केस में कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड आ जाएगा। मतलब अमेरिका ने अपने लिए स्पेशल बनवा रखा है जिसको फटका बोल रहे हैं, और बाकी कंट्रीज के लिए कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड आ जाएगा। पर्पस दोनों का वही है कि कोई पर्सन अपनी कंट्री में टैक्स से बचने के लिए दूसरी कंट्री में खाता खोल रहा है, तो उसकी कंट्री जो है खुद जाके उस कंट्री के बैंकों को तो पता लग जाएगा, बैंक अपने आईटी डिपार्टमेंट को, आईटी डिपार्टमेंट जाके वहाँ पे इन्फॉर्मेशन भेज देंगे कि हाँ ये पर्सन है। तो इस तरह से जो है कंट्रोल करने के लिए कि कोई टैक्स से ना बच पाए, तो कंट्रीज ऐसे रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बनाती है। और ये म्यूचुअल बेसिस पे रहता है। म्यूचुअल बेसिस मतलब हम आपके कंट्रीज के साथ डेटा शेयर करेंगे, आप भी हमारे साथ शेयर करना, इस तरीके का इसका कंसेप्ट रहता है। तो ये वाला आपको रिपोर्टिंग अंडर एफएटीसी और सीआरएस का समझ में आ गया होगा। तो ये क्या टैक्स कंप्लायंस एक्ट के तहत बोला गया है। और ये टैक्स इन्फॉर्मेशन रिपोर्टिंग रिजाइन, मतलब टैक्स की इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जाएगा। और इसमें जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जो भी यूएसए का अकाउंट होल्डर है वो खाता यहाँ पे खुलवा रहे हैं टैक्स हाइड करने के लिए, तो वो रिपोर्ट फटका में की जाती है। और कोई भी दूसरी फॉरेन कंट्री का पर्सन अगर ये काम कर रहा है अदर देन यूएसए, तो सीआरएस में कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड में उसकी रिपोर्ट भेजी जाती है। नेक्स्ट हेडिंग आता है रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस। तो किसको रिपोर्ट करेगा, तो बैंक आर रिक्वायर्ड टू फर्निश टू एफआईयू, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट आईएनडी को रिपोर्ट करेगा जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है एट प्रेस्क्राइब फ्रिक्वेंसी। तो कौन कौन सी है, मंथली रिपोर्ट्स है। तो फॉलोइंग 4 रिपोर्ट्स आर टू बी सबमिटेड फॉर ईच कैलेंडर मंथ बाय 15th ऑफ द फॉलोइंग मंथ। मान लीजिए ये महीना है मार्च, एग्जांपल फैब समझते हैं। जो फैब मंथ की रिपोर्टिंग है, पूरे फैब मंथ में कोई कैश ट्रांजेक्शन हुई, किसी कस्टमर के अकाउंट में 10 लाख से ज़्यादा हुई, ठीक है। इस मंथ में क्या हुआ, कोई कस्टमर पर आपको सस्पिशियस डाउट हो गया तो सस्पिशियस एक्टिविटी हो गई। या इस महीने क्या हुआ, कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको 10 लाख से या उससे ज़्यादा का कैश मिला, पैसा मिला, ट्रांसफर हुआ उसमें। या फिर काउंटर फीट, कोई करेंसी काउंटर फीट आई। तो ये चारों रिपोर्टें आपको, ये फरवरी मंथ कंप्लीट हुआ, तो लास्ट डेट क्या है 15 मार्च, तो 15 मार्च से पहले पहले आपको ये सारी रिपोर्ट भेजनी होती है। तो उसी के बारे में बात की गई है, ठीक है। बैंक आर रिक्वायर्ड टू फर्निश एफआईयू आईएनडी रिपोर्ट्स पर्टेनिंग टू ट्रांजेक्शंस ऑफ प्रिस्क्राइब टाइप एंड वैल्यू ऑफ एट प्रिस्क्राइब फ्रीक्वेंसी। तो ये सारी रिपोर्ट जो है एफआईयू आईएनडी को बैंकों को भेजनी होती है। कौन कौन सी मंथली रिपोर्ट है उनकी बात कर लेते हैं। पहला आता है कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। तो इसमें क्या आएगा, इसमें होगा, तो इसमें कैश ट्रांजेक्शन की बात की जाएगी। इसमें बोला है कि कैश ट्रांजेक्शन ऑफ 10 lakhs और मोर इक्वलेंट, तो 10 लाख या उससे ज्यादा की जो कैश ट्रांजेक्शन की बात है वो इसमें की गई है। सीरीज ऑफ कैश ट्रांजेक्शन इन ए मंथ कनेक्टेड टू ईच अदर, या तो 10 लाख या उससे ज्यादा की ट्रांजेक्शन, या फिर सीरीज ऑफ कैश ट्रांजेक्शन, मतलब एक बार में 10 लाख नहीं हुआ, 2 लाख, 1 लाख ऐसा करके जोड़ जाड़ के पूरा महीने में 10 लाख बनता है। तो जो है उसमें अगर जो डिपॉजिट हुआ और जो विड्रॉल हुआ उसको सेपरेट सेपरेट लिया जाएगा। तो अगर 10 लाख या उससे ज़्यादा बनता है तो वो होती है कैश ट्रांसफर रिपोर्ट, तो सीटीआर रिपोर्ट आपको भेजनी है। तो किसी खाते में एक महीने में 10 लाख या उससे ज़्यादा का कैश डिपॉजिट हुआ है, या तो एक बार में भी हो सकता है या सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन की फॉर्म में भी हो सकता है, 10 लाख या उससे ज़्यादा, तो वो होगा कैश ट्रांसफर रिपोर्ट। दूसरा आता है क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, CBWTR, क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट।
So cross border wire transfer reports of more than 5 lakh or equivalent where either the origin or destination is India. तो मतलब क्रॉस बॉर्डर मतलब या तो इंडिया से कहीं बाहर जा रहा है पैसा या बाहर से इंडिया में आ रहा है तो क्रॉस बॉर्डर माना जाएगा। तो 5 लाख या इसके इक्वलेंट अगर इससे ज़्यादा जो पैसा है अगर आ रहा है या जा रहा है, इक्वलेंट मतलब किसी और करेंसी में ट्रांसफर हुआ है जिसको अगर आप कन्वर्ट करें रुपीज़ में तो 5 लाख आएगा, तो उसको इक्वलेंट वर्ड यूज़ किया गया, ठीक है। तो उस केस में जो है ये रिपोर्ट भी आपको क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर रिपोर्ट में भेजनी है। तीसरा आता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट। तो ये क्या है? रिसिव्ड बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ मोर देन 10 lakhs और इक्वलेंट। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है, उनको 10 लाख या उससे ज्यादा का पेमेंट रिसीव्ड हुआ है तो ये इन्फॉर्मेशन आपको भेजनी होगी। चौथा आता है काउंटरफिट करेंसी रिपोर्ट, सीसीआर बोलते हैं। तो जितने भी काउंटरफिट करेंसी नोट जो नकली नोट रिसीव हुए तो वो सारी रिपोर्ट भी आपको भेजनी है। तो ये सारी के सारी रिपोर्ट है जो 4 रिपोर्ट है मंथली बेसिस पे आपको भेजनी है। कब? जो नेक्स्ट मंथ है उसके 15 तारीख तक आपको भेजनी होती है। तो ये पहला इसमें आ गया मंथली रिपोर्टिंग। नेक्स्ट आता है सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। तो एसटीआर इसको बोलते हैं, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन। तो इसमें क्या होगा? मंथली में हमने क्या क्या देखा? मंथली में हमने 4 पॉइंट देखे कि कैश ट्रांजेक्शन 10 लाख से ज्यादा का हो रहा है वो रिपोर्ट करना है। क्रॉस बॉर्डर वाइड मतलब इंडिया से बाहर पैसा गया, बाहर से इंडिया आया और वो अमाउंट 5 लाख से ज्यादा है तो वो रिपोर्ट करना है। तीसरा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट को 10 लाख या उससे ज्यादा का पैसा मिला वो चीजें रिपोर्ट करनी है। चौथा काउंटरफिट, नकली नोट मिले तो वो रिपोर्ट करनी है। चारों चीजें मंथली बेसिस पे आपको रिपोर्ट करनी है। इस महीने का पूरा रिपोर्ट अगले महीने की 15 तारीख तक आपको भेजना पड़ेगा, ये इसमें बोला है। दूसरा आता है सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। तो एसटीआर में क्या बोला है कि बैंक आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एफआईयू आईएनडी एनी सस्पिशियस। तो ये एफआईयू फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट आईएनडी को कोई भी अगर आपको सस्पिशियस ट्रांजेक्शन लगता है आपके द्वारा, आपको कोई नोटिस लगता है तो आपको वो सस्पिशियस ट्रांजेक्शन की रिपोर्ट देनी है। कब? विद इन 7 डे ऑफ स्टैब्लिशिंग सस्पिशियस। तो जब भी आपको डाउट होता है तो पूरा महीना खत्म होने का वेट नहीं करना, जैसे इसमें था। इन 4 में क्या था कि पूरा महीना खत्म होगा उसके बाद आप अगले महीने की 15 तारीख तक देंगे। लेकिन सस्पिशियस में ऐसा नहीं, जब भी आपको डाउट है तो उसके 7 डेज के अंदर अंदर आपको एफआईयू आईएनडी को रिपोर्ट भेजनी है। तो वो है सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। So this is the key report for FIU to enable it to provide useful intelligence to the law enforcement agency। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट हो जाती है। तो इसमें जो ट्रांजेक्शंस है सस्पिशियस के लिए कब माना जाएगा कि कोई पर्सन जो कि इन चीजों को फॉलो करता है। पहला, a reasonable doubt that it may be involved process। तो अगर आपको किसी पे डाउट होता है कि वो कुछ ऑफेंस कर रहा है जो कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जिस ऑफेंस की बात की गई है, मनी लॉन्ड्रिंग को कोई एक्टिविटी कर रहा है, अगर आपको किसी पे डाउट होता है तो वो उसकी रिपोर्ट आप भेज सकते हैं। दूसरा, appears to be made in circumstance of unusual or unjustified complex। अगर आपको डाउट लगता है कि ये अनयूजुअल से आपको लग रहा है मतलब नॉर्मल नहीं लग रहा तो वो भी रिपोर्ट आप भेज सकते हैं। तीसरा, appears to have no economic rationals और बोनाफाइड पर्पस। अगर आपको लगता है कि जो उसका पर्पस है बोनाफाइड नहीं है मतलब उसको बिलीव नहीं कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा फील होता है तो उसके उसमें भी रिपोर्ट भेज सकते हैं। चौथा, अ रीजनेबल डाउट दैट इट में इवॉल्व फाइनेंस ऑफ द एक्टिविटीज रिलेटेड। अगर आपको डाउट लगता है कि ये जो पैसा है इसको टेररिज्म पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकता है, ऐसा आपको डाउट होता है तो ये रिपोर्ट भी आप उसको भेज सकते हैं। और इसमें एक और बात ही बोला है कि जो भी आप रिपोर्ट कर रहे हैं सस्पिशियस ट्रांजेक्शंस, द वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शंस इज नॉट रिलेवेंट। इस बात से कोई मतलब नहीं होता, मान लीजिए बहुत छोटा अमाउंट है तो इससे कोई मतलब नहीं है कितना छोटा अमाउंट है क्या रिपोर्ट करें, ऐसा नहीं करना। अगर आपको डाउट होता है तो वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शंस इसमें रिलेवेंट नहीं है। इवन नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस, यहाँ तक कि कोई नॉन मॉनेटरी मतलब पैसे की कोई बात नहीं हुई फिर भी आपको अगर डाउट होता है तो भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि अनयूजुअल ऑपरेशन ऑफ लॉकर, तो लॉकर को इस्तेमाल कर रहा है और वो अनयूजुअल वे में कर रहा है, मतलब बहुत फ्रिक्वेंटली डेली आके लॉकर को इस्तेमाल कर रहा है और 1 साल तक उसने इस्तेमाल नहीं किया तो अनयूजुअल अचानक से आपको डाउट हो तो आप ऐसा कर सकते हैं। इवन अटेम्प्टेड ट्रांजेक्शंस आर टू बी रिपोर्ट। अगर किसी ने कोई ट्रांजेक्शन अटेम्प्ट किया वो नहीं किया पूरा, मान लीजिए किसी मतलब पेमेंट के लिए आया और फिर बाद में बोला कि अरे ये सिग्नेचर नहीं मैच किया फिर चला गया, दोबारा उसने कोशिश नहीं की तो आपको डाउट हुआ उस पर। या फिर कोई पर्सन जो है अकाउंट ओपनिंग के लिए आया और आपने उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स बोले तो उसने बोला आपने उसको बोला कि केवाईसी सब करना पड़ेगा तो चला गया, दोबारा नहीं आया, तो इस तरह से आपको डाउट हुआ तो ये सभी चीज़ आपके सस्पिशियस ट्रांजेक्शन में आ जाएगी। ये भी पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, ये जो हमने ये 4 पॉइंट पढ़े ये इसमें से सीटीआर बहुत पूछ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और सस्पिशियस ट्रांजेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, इसका टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं। तो सस्पिशियस ट्रांजेक्शन जब भी आपको डाउट हो तो उसके 7 डेज के अंदर एक क्वेश्चन ये आ जाता है। और जो ये जो रिपोर्ट्स है कि जैसे कैश ट्रांजेक्शन ये कब तक देनी होती है तो 15 ऑफ मंथ, ये वाला पॉइंट भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो सस्पिशियस समझ गए, अभी आपको किसी कस्टमर पर डाउट है, आपको लगता है कि इस पैसे को वो कोई क्रिमिनल पर्पस के लिए कोई गलत इस्तेमाल के लिए मनी लॉन्ड्रिंग ये सब इस्तेमाल कर रहा है तो ये सारी रिपोर्ट आप दे सकते हैं। पैसों की इसमें कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत छोटा अमाउंट है क्या रिपोर्ट करें, ऐसा नहीं करना आपको। यहाँ तक कि नॉन मॉनेटरी जो ट्रांजेक्शन आपको डाउट होता है मतलब नॉन मॉनेटरी जो ट्रांजेक्शन उस पर भी आप कर सकते हैं, कुछ ने अटेम्प्ट किया ट्रांजेक्शन तब भी आप कर सकते हैं, कोई लॉकर में कुछ अनयूजुअल ऑपरेशन है इस तरह की एक्टिविटी भी आप जो है अगर आपको डाउट होता है इस तरह का जो कि नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है तो ये सारी चीज़ें आप रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर कोई अटेम्प्ट ट्रांजेक्शन हुआ मतलब जैसे कोई कस्टमर अकाउंट ओपनिंग के लिए आया सिर्फ इंक्वायरी के लिए, आपने बोला केवाईसी सब देना पड़ेगा फिर वो चला गया, ठीक है, फिर आपको डाउट हुआ उस पर तो इस तरह के पर्सन की भी आप रिपोर्ट भेज सकते हैं।
नेक्स्ट हेडिंग आता है इम्प्लीकेशंस ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ पीएम। अगर आपने पीएमएलए की गाइडलाइंस या ऑब्लिगेशन नहीं पूरी की तो क्या आपको पेनल्टी लगेगी। तो बोला कि बैंक फेस रिस्क ऑफ पैनल एक्शन। तो आरबीआई डायरेक्टर और जो एफआईयूआईएनडी है, तो आरबीआई और एफआईआईएनडी का जो डायरेक्टर है वो आप पे बैंकों पे जो है पेनल्टी लगा सकता है अगर आप प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग या प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इन कंप्लाइंस को पूरा नहीं कर रहे। तो ये जो है पीएमएलए के पास जो इम्पावर्ड है कि जो डायरेक्टर है एफआईयू का, तो वो इसमें से कोई भी पेनल्टी किसी बैंक पे, उसे उसके एम्प्लॉय पे, मैनेजर पे, डायरेक्टर पे लगा सकता है। वो क्या क्या पेनल्टी है, एक रिटर्न वार्निंग दे देगा, लिख के वार्निंग की ऐसा नहीं किया तो आगे से ऐसा करेंगे, रिटर्न वार्निंग। फिर कुछ रेमेडियल मेजर्स अगर उसने बोले तो उसके लिए बोलेगा, और उसके लिए क्या एक्शंस लिए गए, उसकी रिपोर्ट पे क्या रेमेडीज की गई तो उसके बारे में रिपोर्ट मांग सकता है। तीसरा, इम्पोज मॉनेटरी पेनल्टी, मतलब मॉनेटरी पेनल्टी भी लगा सकता है 10,000 रुपए से 1 लाख। तो ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप नहीं पूरी करोगे पीएमएलए की गाइडेंस को तो क्या होगा। तो पेनल्टी लग सकती है बैंक पे, उसके मैनेजर पे, उसके एम्प्लॉय पे, उसके डायरेक्टर्स पे। और क्या क्या पेनल्टी हो सकती है, रिटर्न वार्निंग दे देगा और आपको रेमेडियल मेजर्स के लिए बोलेगा। फिर बाद में बोलेगा कि क्या एक्शंस आपने लिए, तो वो रिपोर्ट भी आपसे मांग लेगा। तीसरा जो है मॉनेटरी पेनल्टी लग सकती है, जिसमें 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक आपसे मांग सकता है पेनल्टी के तौर पे। यहाँ तक कि अगर आप डिले करोगे कुछ इन्फॉर्मेशन देने में, डिले करोगे कोई ट्रांजेक्शन या रिपोर्ट की इन्फॉर्मेशन देने में, तो उस पर आपको डिले के हिसाब से जो है उस पर भी आपको पेनल्टी, ये सब चीज़ें उसमें लगाई जा सकती है। ठीक है, तो ये सब इसमें हो गया। ये कंप्लीट होगा। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये तीसरा वाला पॉइंट ही जो है इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, लास्ट वाला, कि जो पेनल्टी होगी वो क्या क्या इसमें हो सकता है। तो जो लास्ट वाला पॉइंट है कि कितने तक का पेनल्टी लग सकता है, 10,000 से 1 लाख, ये वाला पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेक्रेसी ऑब्लिगेशंस। तो इसमें बोला कि बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन सीक्रेसी रिगार्डिंग द इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम कस्टमर्स दैट अराइज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। तो कस्टमर से जो इन्फॉर्मेशन ली है, ठीक है, एक तरीके का आपका कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन बन जाता है कि कस्टमर की इन्फॉर्मेशन आप किसी थर्ड पार्टी को नहीं शेयर करोगे। तो आपकी जो है सीक्रेसी आपको मेंटेन करनी है कस्टमर की। डिटेल ऑफ कस्टमर इन्फॉर्मेशन शैल नॉट डिवल्व। तो किसी भी पर्पस के लिए, जैसे कोई क्रॉस सेलिंग आप कर रहे हैं, मान लीजिए म्यूचुअल फंड या कोई इंश्योरेंस कंपनीज है, उनको आपको कस्टमर डिटेल्स नहीं भेजनी फॉर एनी पर्पस विदाउट द एक्सप्रेशन। तो बिना बिना कस्टमर की परमिशन के उसकी इन्फॉर्मेशन किसी भी थर्ड पार्टी को क्रॉस सेलिंग पर्पस के लिए नहीं आपको देनी। Also, when the responding of the request for data information for government or other agencies, बैंक जो certify, अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट एजेंसी या कोई और एजेंसी अगर डेटा मांग रही है, तो बैंकों को इस बात के लिए खुद को सेटिस्फाई कर लेना है कि जो इन्फॉर्मेशन है इज नॉट ऑफ सच नेचर एज विल वॉलेट। तो जो कस्टमर का जो लॉज या जो सीक्रेसी की बात की गई बैंकिंग ट्रांजेक्शन की, तो उस सीक्रेसी को ब्रेक ना करे, तो इस बात का आपको उसमें ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन इस केस में कुछ एक्सेप्शंस भी, जैसे कि वेयर डिस्क्लोजर इज अंडर कंपल्सन ऑफ लॉ, जब लॉ के तहत हमें कोई डिस्क्लोजर करना है तो करेंगे। दूसरा, डिस्क्लोजर मतलब हमें इन्फॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी किसी कंपल्सन ऑफ लॉ के तहत, तो हम इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। दूसरा, व्हेन देयर इज अ ड्यूटी टू द पब्लिक टू डिस्क्लोज, जब आपका ये ड्यूटी है कि पब्लिक को ये आपको बताना चाहिए, तब आप इसको डिस्क्लोज कर सकते हैं। तीसरा, द इंटरेस्ट ऑफ बैंक रिक्वायर डिस्क्लोजर, बैंकों के इंटरेस्ट में, मतलब बैंकों का कोई इशू हो रहा है और बैंकों के इंटरेस्ट में है डिस्क्लोजर करना, तो कर सकते हैं। लास्ट है, व्हेन द डिस्क्लोजर इज मेड विद द एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड कंसेंट। एक्सप्रेस मतलब कन्फर्मेशन लिख के दिया, इम्प्लाइड मतलब आपको इनडायरेक्ट वे में कस्टमर ने कंसेंट दी कि हाँ आप उसकी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, डिस्क्लोज कर सकते, तो उस केस में जो आप इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर सकते हैं। इसके साथ आप गया आपका लेटेस्ट सम ऑफ ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, सीक्रेसी ऑब्लिगेशन, मतलब कस्टमर की इन्फॉर्मेशन आपको किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं करनी। अगर कोई इंश्योरेंस या कोई और जो क्रॉस सेलिंग है उस एक्टिविटी के लिए भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देनी बिना कस्टमर की परमिशन की, कस्टमर की परमिशन के बाद ही आप ऐसा करेंगे। तीसरा बोला कि कोई गवर्नमेंट या बाकी एजेंसी से अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए बोला जा रहा है तो आप खुद को एक बार सेटिस्फाई कर लेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन में जो सीक्रेसी की बात की गई थी तो उसका वॉल्यूशन ना हो। कुछ एक्सेप्शन केसेस इसमें है जहाँ पे आप कस्टमर की इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। पहला, कंपल्सन ऑफ लॉ, लॉ के तहत अगर आपको बोला जा रहा है तब आप कर सकते हैं। अगर आपकी ड्यूटी है कि पब्लिक को बताना है इन्फॉर्मेशन, तब आप कर सकते हैं। द इंटरेस्ट ऑफ बैंक रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर, बैंकों के इंटरेस्ट में है अगर ये चीज़ तो ऐसा कर सकते हैं। और लास्ट है कि कस्टमर का एक्सप्रेस्ड या इम्प्लाइड जो है कंसर्न मिल गया हो इस बात के लिए, तब भी आप उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। तो लेटेस्ट सम अप में क्या क्या हमने पूरे चैप्टर में डिटेल में पढ़ा। इसमें हमने यही बोला कि बैंक जो है बैंकों की जो सर्विसेज है, क्रिमिनल जो है अपना मनी लॉन्ड्रिंग पर्पस के लिए, फाइनेंस ऑफ टेररिज्म पर्पस के लिए, फाइनेंस क्राइम, इस सभी पर्पस के लिए बैंकों को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रिमिनल ने अपने अलग अलग ग्रुप बनाए हैं जिसको ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप बोलते हैं। और प्रोफेशनल जो है वो मनी लॉन्ड्रर भी होते हैं जो कि मनी लॉन्ड्रिंग वाली एक्टिविटी करते हैं। तो इंडिया में इन सबको रोकने के लिए प्रॉपर जो है FIU-IND ने कुछ गाइडलाइंस जारी की गई जिसमें वो जो डेटा है वो सब चीज़ें इकट्ठी करती है। ईडी को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई कि वो जो है इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। और इसके रिगार्डिंग स्पेशल कोर्ट्स भी बनाए गए हैं जो कि मंथली, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस है उन्हीं को हैंडल करती है। ठीक है। और फिर बोला है कि जो भी फाइनेंशियल सेक्टर्स या सर्टेन नॉन फाइनेंशियल सेक्टर बिजनेसेस है तो उनको कंप्लाई करना पड़ता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के ऑब्लिगेशंस को।
और उनको प्रॉपर जो ड्यू डिलिजेंस जो रिपोर्ट है, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन है, ये सारी जो रिपोर्ट है, सस्पिशियस ट्रांसफर रिपोर्ट है, तो FIU IND को देनी होती है और उनका रिकॉर्ड भी अपने पास रखना पड़ता है। कौन कौन सी रिपोर्ट जाती है FIU IND के पास? वो है कैश ट्रांसफर रिपोर्ट, क्रॉस वायर ट्रांसफर रिपोर्ट, या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट, या काउंटरफिट करेंसी। तो ये अमाउंट अगर 10 लाख या उससे ज़्यादा, सॉरी 5 लाख या उससे ज़्यादा का होगा तब भेजना है, नॉन प्रॉफिट वाला 10 लाख या उससे ज़्यादा का होगा, और कैश ट्रांसफर 10 लाख या उससे ज़्यादा का होगा तब देना है। ठीक है। और सस्पिशियस ट्रांजेक्शन, ये सारी बातें आपको, ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है रिपोर्ट, ये आपको हर महीने की, पूरे महीने की अगले महीने की 15 तारीख तक देनी होती है। और सस्पिशियस आपको जब भी आपको डाउट है उसको 7 डेज के अंदर इन्फॉर्मेशन देनी होती है। फिर बोला है कि जो बैंक है उसको एटलीस्ट वंस इन ईयर जो है अलग अलग जो सोर्सेज से, अलग अलग जो रिस्क कैटेगरीज है कस्टमर्स का, वो सब भी जो है रिस्क को चेक करना होता है, असेस करना होता है। और बैंकों को प्रॉपर जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है कस्टमर के साथ, उसको प्रॉपर जो है उसको डील करना होता है। उसके लिए प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस मेजर्स लगाने होते हैं। और खासकर के वो कस्टमर जो कि काफ़ी हाई रिस्क है, कुछ वीक कंट्रीज है FATF के जो गाइडलाइंस को नहीं फॉलो करती, तो वहाँ के लिए कुछ स्पेशल बैंकों को ध्यान उसमें रखना पड़ता है। तो इसके साथ आपके कुछ क्वेश्चन आंसर्स है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहला है ऑब्जेक्टिव ऑफ केवाईसी। केवाईसी का पर्पस क्या है? पहला, टू इंश्योर अप्रोप्रिएट कस्टमर आइडेंटिफाई, कस्टमर को आइडेंटिफाई करना, ये सही है। दूसरा है टू मॉनिटर ट्रांजेक्शन ऑफ सस्पिशियस, कोई सस्पिशियस ट्रांजेक्शन हो रही है तो उसको मॉनिटर करना, ये दोनों जरूरी है। तीसरा, टू इंश्योर दैट कस्टमर वुड नॉट डिसीव द बैंक, बोल रहा है कि कस्टमर बैंक को धोखा ना दे, तो ऐसा कुछ नहीं है। चौथा है कि टू इंश्योर इफ लोन इज गिवन, तो बोल रहा है कि लोन जो दिया है वो NPA ना बने, तो ये केवाईसी में नहीं है। केवाईसी में ये दोनों बातें हैं। तो लास्ट वाला पॉइंट E है, उसमें A और B बोला है, तो ये ज्यादा बेस्ट है। ठीक है। तो E इसका आंसर हो गया कि कस्टमर को आइडेंटिफाई करना और कस्टमर की ट्रांजेक्शन को मॉनिटर करना कि वो सस्पिशियस तो नहीं है, तो ये हमारा केवाईसी का पार्ट है। तो ई इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट बोला है कि बैंक अपॉइंट अ डैश हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सबमिशन ऑफ रिपोर्ट टू FIA, तो बैंक किसको अपॉइंट करता है जो कि रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट? FIU IND, वो हमने देखा था कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, सस्पिशियस ट्रांसफर रिपोर्ट, तो कई सारे रिपोर्ट के बारे में हमने बात की। तो रिपोर्ट भेजेगा FIU IND, तो उसके लिए किसको अपॉइंट किया है? बैंक ने। तो इसका आंसर है प्रिंसिपल ऑफिसर्स, PO, तो वो सारे रिपोर्ट भेजने का काम करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफिसर इसका आंसर हो गया। तीसरा, कस्टमर और टिपिकली, कस्टमर को कितनी कैटेगरी में बांटा है? तो वो आंसर हो जाएगा 3, लो, मीडियम और हाई। लो को हर 10 साल में केवाईसी, मीडियम को 8 और हाई को हर 2 साल में, ये भी पूछ लेते हैं। ऐसे याद रखना, 10 इज इक्वल टू 8+2, लो इज इक्वल टू मीडियम प्लस हाई, ऐसे याद रह जाएगा 3। नेक्स्ट है डायरेक्टर FIU इंडिया कैन टेक एक्शन अगेंस्ट फॉर वायलेशंस ऑफ, तो ये जो डायरेक्टर FIU किसके खिलाफ एक्शन ले सकता है अगर उसको लगता है कि ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग की ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं कर रहा? तो बैंक के खिलाफ, प्रिंसिपल ऑफिसर के खिलाफ, या फिर कोई भी एम्प्लॉय के खिलाफ, तो सबके खिलाफ कर सकता, तो आंसर हो जाएगा D। और लास्ट क्वेश्चन आता है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजेक्शन कितना होना चाहिए इन द अकाउंट्स ऑफ NPA, तो जो नॉन प्रॉफिट में जो रिपोर्ट आप भेज रहे हैं, तो कब भेजेंगे? जब जो रिसिप्ट है अबव थ्रेशोल्ड लिमिट, तो एक थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है जो कितना होगा? 10 लाख। अगर 10 लाख या उससे ज़्यादा का होगा तो आपको जो है इन्फॉर्मेशन भेजनी है। तो ये आपका हो जाएगा रिसिप्ट, जो अगर होगी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, अगर वो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होगी। जैसे बोला कैश, ऑल कैश, नहीं ऐसा नहीं है, एक थ्रेशोल्ड है उससे ज़्यादा अगर होगा तभी आपको रिपोर्ट उसकी भेजनी है। इसके साथ ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, इसको एक बार आप लोग देख लीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।